जी न्यूज़ ने आज बड़ी तैयारी की है। इस समय हम विजय चौक पर मौजूद हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल मौजूद है। रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो पल पल का अपडेट हमें देंगे। और इस समय की बड़ी खबर के साथ ये बुलेटिन में शुरू करूंगी। और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा को संबोधित करेंगे। वो बोलेंगे यहाँ पर दोपहर के 3 बजे ये उनका संबोधन होगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं, महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें परिसीमन विधेयक पेश किया जाएगा। लोकसभा सीटों को 543 से 850 करने के अधिनियम संशोधन के लिए भी आज यहाँ पर तमाम ये सांसद जुटे हैं। हालांकि विपक्ष अपनी बात कह रहा है, लेकिन बड़ी खबर इस समय की यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथियों और प्रख्यात पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री अब्बू हसीम खान चौधरी पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं, 15वीं, 16वीं तथा 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पहले वे 2 कार्यकालों के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी थे। वे पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के उपनेता भी रहे। श्री अब्बू हसीम खान चौधरी का निधन 85 वर्ष की आयु में 8 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। श्रीमती मोहसिना किदवई उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा तथा मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा की सदस्य रही। वे 2 कार्यकालों के लिए राज्यसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न मंत्रालयों में राज्य मंत्री भी रही। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद और उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रही तथा उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रही। श्रीमती मोहसिना किदवई का निधन 94 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हुआ। श्री हरिनारायण राजभर उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। श्री राजभर को 2 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में कई विभागों के मंत्री भी रहे। श्री हरिनारायण राजभर का निधन 76 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले जी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्रीमती आशा भोसले भारतीय संगीत की सबसे बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न और लोकप्रिय आवाज़ों में से एक थी। 7 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने भारतीय सिनेमा और संगीत में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। अपने दीर्घ एवं शानदार करियर के दौरान श्रीमती आशा भोसले ने विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में गीत गाया, जिससे उन्हें भारत और विदेशों में अत्यधिक लोकप्रियता और प्रशंसा मिली। उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण तथा वर्ष 2000 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। श्रीमती आशा भोसले जी का निधन 92 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। ये सभा हमारे 3 पूर्व साथियों और श्रीमती आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी।
ओम शांति। आज मौसम अच्छा है। बोलना है। माननीय सदस्य, मैं इस प्रतिष्ठित सदन में भारत की वैज्ञानिक प्रगति और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की यात्रा में प्राप्त एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। दिनांक 6 अप्रैल 2026 को भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की। हमारे 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने प्रथम किटी कैलेटी को सफलतापूर्ण प्राप्त कर लिया है। ये इस बात का प्रतीक है कि रिएक्टर में नियंत्रित और सतत न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की शुरुआत हो गई है। माननीय सदस्यगण, ये केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि एक महान राष्ट्रीय उपलब्धि भी है। 2 दशकों से अधिक की निर्माण अवधि में ये हमारे हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, उद्योगों और परमाणु ऊर्जा विभाग की कई यूनिट के निरंतर प्रयासों का सफल परिणाम है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को प्रोत्साहन मिला है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन लक्ष्य को हासिल करने की भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को भी मजबूती मिली है। मार्च 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी PFBR के कोल्ड लोडिंग कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। हमारे सीमित यूरेनियम संसाधनों और समृद्ध थोरियम भंडारों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए भारत की न्यूक्लियर रणनीति की 3 चरणों में परिकल्पना की गई है। वर्तमान में चल रहे फर्स्ट स्टेज में प्रेस्टाइट हैवी वाटर रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग होता है। इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम प्राप्त होता है। PFBR के सफल तो देखिए, संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। स्पीकर ओम बिरला इस समय संसद में बोल रहे हैं, बता रहे हैं सरकार की उपलब्धियों को। आज आप जानते ही हैं, महिला आरक्षण कानून लागू करने को लेकर यह विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें परिसीमन की भी बात की जा रही है और इसमें लोकसभा सीटों को 543 से 850 करने की भी बात हो रही है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। वंदना सिन्हा जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, एडवोकेट भी है, वकील भी है, और सीमा मलिक जी हमारे साथ NCP गुट से जुड़ रही है। हमारे साथ डॉक्टर शिखा दरबारी है जो कि एक्स IRS ऑफिसर है। सुशी वेन शाह है शिवसेना शिंदे गुट से। मैं शिखा दरबारी जी, क्योंकि एक IRS ऑफिसर है, पॉलिसी मेकर है, तो मुझे लगता है कि उनसे हमें शुरुआत करनी चाहिए। शिखा जी, तमाम बहस के बाद विपक्ष के अपने आरोप है, सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं, आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? देखिए, अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें तो हमने 27 साल से हम इस क्षण का वेट कर रहे हैं। देखिए, अगर हम कहें कि आज जो है ये जो डेमोक्रेसी है हमारी, उसके लिए एक बहुत ही निर्णायक पल है, क्योंकि अगर हम अपनी आधी जनता को उसका हक नहीं दे पा रहे हैं तो वो हम अपनी कंट्री को कहीं आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगर मैं देखूं कि हम कहीं भी मीटिंग में जाते हैं तो मुश्किल से 2 या 3% वहाँ पे महिलाएं ऊपर बोर्ड में होती हैं। आज भी जो है कॉर्पोरेट में, बोर्ड में अगर आप देखिए, पार्लियामेंट में देखिए, कहीं पे भी देखिए, महिलाओं का परसेंटेज इतना कम है। और ये सब परसेंटेज इसलिए कम है कि हमारी एक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस है हमारे कंट्री के। एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे कि एक वुमेन का रोल एक घर की तरफ सीमित कर दिया गया है। पहले भी जो औरतें घर से एजुकेशन के लिए निकले या किसी के लिए भी निकले, उनको पीछे रखा जाता है। तो इसलिए 33% का जो रिजर्वेशन आ रहा है किसी भी क्षण में आ रहा है, दिस इज द राइट टाइम कर रहा है। यहाँ पर ये समझने की बहुत जरूरत है कि रिजर्वेशन का विरोध कोई नहीं कर रहा है। 2023 में ये कानून बन चुका है, अब इस कानून को लागू करने के लिए बात हो रही है, लेकिन उसमें क्योंकि परिसीमन की बात हो रही है, विपक्ष कह रहा है कि साहब सेंसस जो है 2011 का क्यों ले रहे हैं, 2026 का नहीं ले रहे, नियत पर सवाल खड़ा हो रहा है। सुशी वेन शाह, सभी को नमस्कार। शुभना जी, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद जी। मैं सिर्फ 2 मिनट में ये पर्दाफाश कर दूंगी कि कांग्रेस जो गलत बयानी जो कर रही है, मैं बोलना चाहूंगी उसके पर। मेरा मुद्दा है साउथ, कि भाई हमें
हमको हमारे पर अन्याय होगा, हमें सीट कम मिलेंगी, हमारा रिप्रेजेंटेशन कम होगा। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आज कितना गलत है वो। आज भी पार्लियामेंट में जिस प्रकार की सीट आज है, आज साउथ स्टेट का 28% रिजर्वेशन है। उनका जो कंपैरिजन है साउथ और नॉर्थ का 28% है पूरे साउथ स्टेट का। अब जाके जब डिलिमिटेशन होगा, जब सेंसस होगा, तब उनका हर स्टेट की सीट बढ़ेंगी और पूरे साउथ का स्टेट पकड़ ले तो 27.9% उनका रिप्रेजेंटेशन होगा नई संसद में महिला रिजर्वेशन के साथ। कांग्रेस की दूसरी बेहतू की बात ओबीसी रिजर्वेशन। तो मैं राहुल जी को पूछना चाहूंगी कि जब 2011 में आपने जब पहली बार रिजर्वेशन बिल पारित किया था, ठीक है, मैं 10 सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें। चर्चा की शुरुआत अर्जुन राम मेघवाल करेंगे संसद में। ओम बिरला स्पीकर ने अब इस बहस के लिए आमंत्रित किया है और देखिए अब ये चर्चा शुरू होने जा रही है। विशेष सत्र सरकार के द्वारा बुलाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा इस चर्चा की शुरुआत होगी। अपनी बात पूरी कीजिए सुशील जी। तब क्या 2011 में ओबीसी का रिजर्वेशन था? बिल्कुल नहीं था। भारत की महिलाएं समझ जाए कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। एक बात ये। दूसरी बात, क्या राहुल जी खुद नहीं दे सकते अपनी ओबीसी महिलाओं को जब रिजर्वेशन हो जाए? आप समझ लीजिए, बिकॉज आई एम अ लॉयर, कि एक पथ बना रही है मोदी सरकार, कि पथ बना रही है कि महिला रिजर्वेशन मिले, हम आगे बढ़े। समझ नहीं रही है। यहाँ पे देखिए मैं फिर उसी बात, सुशील जी एक मिनट, मुझे अब वंदना सिन्हा को लाना होगा इस चर्चा में। कांग्रेस विरोध नहीं कर रही, ये तो 2023 में पास किया और कांग्रेस के समर्थन से पास हुआ है एनोनिमसली। पूरे सत्ता लोकदल जो लोकसभा में कोई दल ऐसा नहीं था जो इसका विरोध कर रहा हो। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप 2011 के सेंसस पर कर रहे हैं, 2026 पे क्यों नहीं कर रहे? परिसीमन कर आप 2029 में चुनाव जीतना चाहते हैं, ये आपकी मंशा है। वंदना, जो अभी तक कह रही है सुशील जी, क्या उसका जवाब है? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, क्योंकि आज ये जो प्रोपेगेंडा है कि विपक्ष करने नहीं दे रही है, विपक्ष करने नहीं दे, मैं आपको बता देती हूँ कि ये बिल पास वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन है। ये मोदी वर्सेस मोदी है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। सारे के सारे विपक्ष जो है महिला आरक्षण बिल को पूरी तरीके से समर्थन दे रही है। लेकिन आपको बता दूं 2023 में ये भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा था कि अभी इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीज है उसकी वजह से हम इसको नहीं लागू कर पा रहे हैं। यदि मैंने आपके समय में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। सुशील जी, आपको मौका मिलेगा, प्लीज एक कर बोले। चर्चा आप 300 देखिए, तब ये हुआ था कि पहले सेंसस होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर ये लागू होगा। लेकिन आज 2011 के आंकड़ों में फिर से ये महिला आरक्षण भी लागू करने की बात कर रही है। कुछ नहीं, ये सिर्फ एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को, देश की महिलाओं को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अपने महिलाओं को बेवकूफ बनाकर ये पॉलिटिसाइज कर रही है आरक्षण, ये महिला आरक्षण के नाम पे, और कुछ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, कभी नहीं लागू होने देगी। सीमा मलिक, मैं आ रही हूँ आपके पास। सीमा मलिक, हाँ। मैं तो ये पहले भी कह चुकी हूँ कि हम एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जो कि माननीय श्री शरद पवार जी की पार्टी है। एक लाइन में मैं बोलूँगी कि 1994 में महाराष्ट्र में ही वॉज द वन जो कि एक 33% कंसेप्शन का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, इन द लोकल इंस्टीट्यूट्स, एंड उसको बाद में बढ़ा के 50% भी किया। तो चाहे 1994 हो और आज तक भी हम लोगों ने हमेशा ही महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। तो देखिए, जब भी 2023 में ये बिल आया था तो सभी ने बड़े दिल से उसका स्वागत किया था और उस समय जो है हमारी गवर्नमेंट ने सेंसस एंड डिलिमिटेशन के क्लॉज लगाए थे। बट एट दैट टाइम यू सेड कि हम जाति जनगणना कराएंगे, एंड हम पर आज आप शायद वो भूल गए। आप बोल रहे हैं हम 2011 के सेंसस पर ही सब कुछ करेंगे। नहीं, बिल्कुल मैं जो बात बोल रही हूँ बिल्कुल तथ्यों के साथ बोल रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए, आप बाद में बोलिएगा। देखिए, बेसिक बात ये, आप आज बोल रहे हैं कि 2011 की सेंसस के ऊपर ही काम करेंगे, पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो SC सीट्स हैं उनका कोई फ्रेश डेटा तो अवेलेबल है नहीं, तो आप कैसे उनको ये न्याय दे पाएंगे? ये सवाल सबके मन में है। बिल्कुल ठीक है, यानी SC ST OBC का मुद्दा उठा रहे हैं। सुशील जी, जवाब दीजिए। मैं यही बताना चाहूंगी कि जो मेरी बहन आम आदमी पार्टी से आए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जरा पढ़ के आए। नहीं, इस तरीके की टिप्पणियां मत कीजिए, इस तरीके की टिप्पणियां करके आप किसी को वकील है, पढ़ी लिखी है, कोई गलत नहीं। आप सहमत होइए या मत होइए, इस तरीके की
मैं टिप्पणियां अलाउ नहीं आप करूंगी। समझ लीजिए 2026 में आप कानून, किसी की भी बेइज्जती और किसी को डिमीन नहीं कर सकते, ये हमारी संस्कृति नहीं है। शोभना जी, ये हमारी संस्कृति नहीं है। शोभना जी, सही बात बताती हूँ और सुन लीजिए। हाँ। मेरी बहन, मेरी प्रवक्ता बहन आम आदमी की, कि 2026 में फ्रीज उठ गया था। आज की दर्द में डीलिमिटेशन हम कर सकते हैं, सीट बढ़ा सकते हैं, सिर्फ फ्रीज ऑन द सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट वो 2026 तक का, वो सही बात है। और इसीलिए इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, हमारे आदरणीय मुख्य प्रमुख नेता एकनाथ राव जी शिंदे समझ गए कि अभी मौका है डीलिमिटेशन करने का। 1947 का जब आप आंकड़ा गए 35 करोड़ वैसी कुछ संख्या थी, और आज 144 करोड़ भारत में हमारी जनगणना है। आप समझ नहीं रहे हैं, यहाँ पर विमेन रिजर्वेशन के कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन चलिए कुछ पॉलिटिकल संसद से कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस हमें मिलने लगे, वो सुनना बेहद जरूरी है। सुन लेते हैं सांसदों। आप समझ लीजिए, जो ड्राफ्ट महिलाओं को आरक्षण देना, लोकसभा और विधानसभाओं में भारत के महिलाओं को 33% आरक्षण देना, और जनरल सीट से भी महिला चुन के आ सकते हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन देने के बाद इतिहास हो जाएगा। भारत पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे कि महिलाओं के लिए हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसमें कोई विरोध होने का आवश्यकता। मास्टरी जी, कितना बड़ा दिन है आज का। सरकार कह रही है आज का दिन ऐतिहासिक है, विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो डीलिमिटेशन का जहर लेके आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज का दिन वाकई ही ऐतिहासिक है और आज का दिन वचन पूर्ति का दिन है। और सभी राजनीतिक दलों से मैं आग्रह करती हूँ आपके माध्यम से कि आप विचारधारा की भिन्नता को एक तरफ रखकर, राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर, कृपया ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है इसका साथ दीजिए। पुनः ये संशोधन सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए ताकि मातृशक्ति के लिए जो आरक्षण है 2029 से ही लागू हो जाए। महिला आरक्षण के ऊपर हम लोग पहले दिन से उसके समर्थन में उनके साथ हैं, और लास्ट टाइम भी कांग्रेस ने समर्थन किया था। इन्होंने ही कहा था कि जब नया जनसंख्या आ जाएगी तो नई जनसंख्या के ऊपर इसको लागू किया जाएगा, लेकिन अब ये इसको बदलना चाहते हैं। तो इनकी सवाल इनकी मंशा के ऊपर है, और चुपके से डीलिमिटेशन लेकर के आ रहे हैं। डीलिमिटेशन के अंदर अगर आबादी के अनुपात के अंदर सीटें होंगी तो दक्षिण राज्यों का तो पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व ही घट जाएगा एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर। एक तो चलिए इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। तमाम प्रतिक्रियाएं सांसदों की आपने सुनी, और बड़ी खबर यह है कि अर्जुन राम मेघवाल ने तीनों बिल पेश कर दिए हैं। ये लागू कैसे होगा, महिला आरक्षण कानून जो बनाया गया है वो कैसे सुचारू रूप से लागू हो, इसकी बात हो रही है। परिसीमन विधेयक की बात हो रही है। लोकसभा मगर स्पीकर ने जब कहा कि रूल 72 में आप इंट्रोडक्शन को अपोज करने के लिए, रूल्स 72 में जो आप बोलना चाहते हैं तो वो टेक्निकल विषय है। आप जो है पूरा इशू पे डिबेट पे शुरू हो गया। वेणुगोपाल जी, ये डिबेट का समय का नहीं है, ये टेक्निकल आप ऑब्जेक्शन जो उठाया उस पे बोलना है। कॉम्पिटेंसी ऑफ द हाउस का जो मामला है आप उसको बताइए। नहीं, पूरा मौका देंगे, कोई अभी बिल पास थोड़ी हो रहा है। आप जितने घंटे जाओगे उतने घंटे मौका दूंगा। 33% of women reservation, why don't you implement in 2024 election? Sir, you only, sir. एक गृहमंत्री जी क्या करें? बिल के पुरस्तापित है बगैर बिल के मेरिट्स पर कैसे चर्चा हो सकती है? अभी उनको तकनीकी ऑब्जेक्शन है तो ही वो ले सकते हैं। एक बार बिल पुरस्तापित होने के बाद ही बिल के मेरिट्स पर सदन के सदस्य बोल सकते हैं। अभी ये सदन इस स्टेज पर है कि बिल को पुरस्तापित करना या ना करना। तो बिल को पुरस्तापित करने के लिए टेक्निकल ऑब्जेक्शन ही रूल 72 में वो ले सकते हैं। उनको भाषण करने का पर्याप्त मौका मिलेगा, और आप बड़े दयालु हो, ज्यादा मौका देना उनको, हमें कोई, और हम भी कस कर जवाब देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। परंतु अभी जो रूल्स है वो रूल से है कि वो तकनीकी ऑब्जेक्शन ही ले सकते हैं, बिल के मेरिट्स पर नहीं बता सकते। Sir,
what is the procedure of the house, sir? Sir, you तो honorable speaker, प्रोसीजर sir. सुनना चाहते हैं? Well, sir, you allow me to speak. नहीं Yes, sir, you allow me to speak. अलाउ कर दिया Minister can reply final. इनका Minister माननीय can गृह मंत्री जी reply. का बिलेस्ट मैंने मौका दिया उनको। Why? संसद में किस तरीके से हंगामा विपक्ष ने मचाया, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह को बोलना पड़ा और उन्होंने कहा कि मेरिट के ऊपर ही हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस समय की है कि कांग्रेस इस बिल का, परिसीमन बिल जो है उसका विरोध कर रही है। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो देखिए संसद में गहमा गहमी शुरू हो गई है। विपक्ष बाहर से ही हल्ला मचा रहा था, जबकि सरकार लगातार आश्वस्त कर रही है कि इस बिल पर मेरिट पर चर्चा होनी चाहिए। हम मेरिट पर चर्चा करेंगे, उसके बाद ही ये बिल पास होगा, नहीं होगा ये तय होगा। लेकिन आप देख सकते हो, और आज मुझे लगता है अगले 3 दिन संसद में ऐसे ही गहमा गहमी रहेगी, ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार चलता रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए जी न्यूज़। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।